नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। यदि हमारे चैनल को अभी तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए आज के टॉपिक पे चलते हैं। यदि आप आज से हजारों साल पीछे जाएं तो एशिया में 3 विश्वविद्यालय थे, तक्षशिला, विक्रमशिला तथा नालंदा। पाकिस्तान बनने के बाद तक्षशिला विश्वविद्यालय पाकिस्तान में चला गया और विक्रमशिला और नालंदा विश्वविद्यालय के खंडहर खुदाई करने पर बिहार में मिले। यदि हम विक्रमशिला विश्वविद्यालय की बात करें तो यह बिहार के भागलपुर में स्थित है और नालंदा विश्वविद्यालय नालंदा जिले में स्थित है। इसी के नाम पर नालंदा जिले का नाम पड़ा। संस्कृत के अनुसार नालंदा का अर्थ है नालम ददाति इति नालंदा, मतलब कमल का फूल है। और हम सभी जानते हैं कि कमल के फूल को ज्ञान का प्रतीक माना जाता है और दा का अर्थ देना है। इसका मतलब यह है कि जहाँ ज्ञान देने का अंत न हो उसे नालंदा कहा गया है। यदि हम नालंदा विश्वविद्यालय की बात करें तो उस समय चीन, जापान, कोरिया, मंगोलिया, तिब्बत तथा श्रीलंका आदि देशों से विद्यार्थी यहाँ आकर कई वर्ष तक शिक्षा प्राप्त करते थे और कठोर जीवन बिताते थे। वहीं आज के दिनों की बात किया जाए तो इसका उल्टा हो रहा है। बाहर से छात्र भारत में पढ़ने के लिए न आकर इसके उल्टा भारत से लोग इन देशों में पढ़ने के लिए जा रहे हैं। यही हमारा देश का सौभाग्य है। तो यही अभी के शासक का यही तरक्की है। सबसे बड़ी खुशी की बात यह थी कि यह विश्वविद्यालय भारत के अंदर बिहार राज्य में स्थित था, जो अभी सबसे गरीब राज्य के तौर पर देखा जाता है और हमारे देश में ही अन्य दूसरे राज्य द्वारा इसे हीन दृष्टि से देखा जाता है। यदि यही हमारे राज्य और देश का दुर्भाग्य है। यदि हम इसके इतिहास की बात करें तो ईसा से 5वीं तथा 6वीं शताब्दी पूर्व में भगवान महावीर और भगवान बुद्ध के युग तक यहाँ का इतिहास फैला हुआ है। मतलब जब ईसा मसीह का जन्म नहीं हुआ था, मतलब जो ईसाई अपने आप को महान बताते हैं, उनके धर्म का कोई नामो निशान नहीं था। उस समय हमारा नालंदा विश्वविद्यालय गुरुकुल के रूप में सनातन धर्म का पर्चा लहरा रहा था। उस समय न तो ऑक्सफोर्ड था और न ही कैम्ब्रिज। उस समय तो केवल हमारा नालंदा था, जो ज्ञान की ज्योति को दूर दूर तक अपना प्रकाश फैला रहा था और उसके प्रकाश में सारे देश अपना ज्ञान अर्जित कर रहे थे। लेकिन आज हमारा दुर्भाग्य यह है कि हम उसी ईसाई के देश में जाकर आज करोड़ों रुपया खर्च कर उस शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और अपने आप को मॉडर्न समझ रहे हैं। इस देश की लचर व्यवस्था और बड़े लोगों की समझ ही इस देश को बर्बाद करते जा रहा है। यदि हम नालंदा के इतिहास की बात करें तो सम्राट अशोक ने नालंदा अशोक के बारे में आप सभी को ही पता है। यह एक प्रतापी राजा थे जो भारत के सीमा को अफगानिस्तान, ईरान, चीन होते कई देशों को भारत के अंदर मिलाया और यह गुप्त वंश के बहुत ही प्रतापी सम्राट हुए। इसके अलावा नालंदा की खुदाई में समुद्रगुप्त के समय का एक ताम्रपत्र और कुमार गुप्त का एक सिक्का मिला है। इसलिए नालंदा बिहार कुमार गुप्त आदि गुप्त सम्राटों के बनवाए हुए माने जाते हैं। इस विश्वविद्यालय में पढ़ाई पूरी तरह से मुफ्त में दिया जाता था और विश्वविद्यालय पूरी तरह से गुरुकुल जैसा था। लगभग 606 से 47 ईस्वी में कन्नौज के राजा हर्षवर्धन ने नालंदा विश्वविद्यालय को बहुत धन दिया था। उसने लगभग 100 गांव की मालगुजारी इस विश्वविद्यालय के नाम छोड़ दी थी। उन गांव में विश्वविद्यालय की आवश्यकता के अनुसार चावल, घी और दूध आदि आने लगा। इसलिए विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों की पूरी खुराक इन गांवों से मुफ्त मिलने लगी और उनको कहीं भिक्षा मांगने नहीं जाना पड़ता था। सम्राट अशोक ने भी 1200 गांव नालंदा विश्वविद्यालय के भरण पोषण को लिए दे दिए थे। यदि हम दिगंबर जैन मत के अनुसार बात करें तो नालंदा से मात्र 2 किलोमीटर दूर कुंडलपुर में भगवान महावीर स्वामी का जन्म हुआ था और महावीर स्वामी ने इसके निकट राजगीर में 14 वर्ष गुजारे थे। इसके अलावा भगवान बुद्ध भी नालंदा में आते रहते थे
उस समय यह शहर बहुत ही खुशहाल था और यहाँ की आबादी बहुत घनी थी। यहाँ उस समय एक आम का बगीचा था जिसे पारिवारिक कहते हैं। भगवान बुद्ध के दो प्रमुख शिष्य शरीपुत्र और मांदगलपान का जन्म नालंदा में हुआ था। शरीपुत्र का देहांत नालंदा में उसी कमरे में हुआ था जिसमें वह पैदा हुए थे। उनकी मृत्यु का कमरा बहुत पवित्र माना जाने लगा और बौद्धों के लिए तीर्थ स्थान बन गया। यदि हम नालंदा विश्वविद्यालय के बनावट की बात करें तो यह 14 हेक्टेयर में फैला हुआ था और इसकी इमारत का निर्माण लाल ईंटों से किया गया था। यह विश्वविद्यालय कुल 8 अलग अलग खंड में बटा हुआ था। इसमें सैकड़ों की संख्या में क्लासरूम बने हुए थे जिसमें लगभग 10,000 विद्यार्थी एक साथ पढ़ाई करते थे और 1500 शिक्षक पढ़ाने के लिए हर समय उपस्थित रहते थे। चूँकि इसका निर्माण शुरुआत में एक बौद्ध मठ के रूप में हुआ था, इस कारण यहाँ बड़ी संख्या में मेडिटेशन हॉल बने हुए थे। इसमें 10 विशाल मंदिर और 108 के आसपास छोटे मंदिर थे। इसके अलावा खाना पकाने के लिए कई रसोई की व्यवस्था थी। तथ्यों के आधार पर कहा जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में लगभग 9 लाख से 10 लाख से भी अधिक पुस्तक समेत अन्य शैक्षणिक सामग्रियां उपलब्ध थी। 5वीं शताब्दी में ब्राह्मण दार्शनिक कुमारिल और शंकराचार्य के प्रयत्नों से तथा उपदेशों से बौद्ध धर्म को बहुत धक्का लगा। उन्होंने सारे भारत में घूम घूम कर तर्क तथा छात्रों द्वारा बौद्धों को हराया और उनसे अपना मत मनवाया। इसलिए प्राचीन बौद्ध केंद्र वीरान हो गए। बिहार और बंगाल में सरकारी संरक्षण के कारण बौद्ध धर्म जीवित था, लेकिन 1205 में मोहम्मद बख्तियार खिलजी ने नालंदा पर आक्रमण कर लिया और इसे कोई किला समझकर नष्ट कर दिया और तहस नहस कर दिया। लेकिन मोहम्मद खिलजी के आक्रमण के बाद मुद्रा नाम के एक व्यक्ति ने इसका पुनर्निर्माण कराया। इसके बाद एक धर्म उपदेश के समय 2 क्रोधित ब्राह्मण तीर्थ करने आए। कुछ नटखट भिक्षुओं ने उनके ऊपर हाथ पैर धोने का पानी फेंक दिया। उन ब्राह्मण ने 12 वर्ष तक सूर्य को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की और यज्ञ किया और यज्ञ की आग को नालंदा विश्वविद्यालय तथा बौद्ध मंदिर आदि में फेंक दिए, जिसकी प्रचंड आग से विश्वविद्यालय में आग लग गई। उस आग से सारा विश्वविद्यालय जलकर नष्ट हो गया और कुछ भी नहीं बचा। उसके बाद यहाँ पर कोई भी पुनर्निर्माण नहीं हुआ। उस आग में उस विश्वविद्यालय के पुस्तकालय लगभग 6 महीनों तक जलता रहा। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वह पुस्तकालय कितना बड़ा रहा होगा।